हेलो दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका शीर्षक है हिस्सेदारी। बड़ों के जीवन में हिस्सेदारी वाला समय आ ही जाता है। जायदाद की हिस्सेदारी में सबको दिलचस्पी होती है, मगर जिम्मेदारी में नहीं। हमारी कहानी के मुख्य पात्र रघुनाथ जी इसी भंवर में डूबते उतरते रहे थे। उनके तिनके के सहारे ने अब नया रूप लिया था। आइए इस कहानी को सुनते हैं और जानते हैं रघुनाथ जी की मन की व्यथा। बनारस के गंगा घाट पर अर्पिता की अस्थियों का विसर्जन कर रघुनाथ जी और किट्टू वहीं घाट की सीढ़ियों पर चुपचाप एक दूसरे से नजरें चुराते हुए बैठ गए। घाट के चारों ओर काफी चहल पहल और शोर शराबा था। कुछ लोग बनारस घूमने आए थे, कुछ गंगा दर्शन, तो कुछ उनकी ही तरह किसी अपने को सदा के लिए विदा करने। घाट पर इतनी भीड़ होने के बावजूद दोनों का अंतर्मन किसी खालीपन से जूझ रहा था। दोनों अपने हृदय में संचित अर्पिता की स्मृतियों का स्मरण करने लगे। उन्हें बारंबार ऐसी अनुभूति हो रही थी मानो अर्पिता अब भी उनके साथ बनारस की इन हवाओं में है, गंगा के जल में है, घाट में बनी सीढ़ियों के पत्थर में है। किट्टू को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे अभी थोड़ी ही देर में अर्पिता कहेगी, किट्टू देख गंगा आरती प्रारंभ होने वाली है, तू जा संध्या कर दे। हर शाम जब भी अर्पिता ट्यूशन ले रही होती, किट्टू से ही संध्या देने को कहती और किट्टू अक्सर चिढ़ती हुई भगवान के सामने और आंगन में लगे वृंदा के समीप दीपक जला देती। सहसा उसका मन यह सोचकर मायूस हो गया कि अब उसे कैसा कहने वाला कोई नहीं है। वहीं रघुनाथ जी को भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा था, मानो अभी उनका मोबाइल फोन बज उठेगा और अर्पिता कहेगी, बाबूजी आपकी दवाइयां लेने का वक्त हो गया है, आप कहां हैं? रघुनाथ जी और किट्टू दोनों को ही अर्पिता की बातें याद आने लगी। जब तक अर्पिता जीवित रही, किट्टू और रघुनाथ जी की कभी नहीं पटी। कहने को दोनों का रिश्ता दादा पोती का था, परंतु उनके विचारों में 2 पीढ़ियों का फासला था जिसे वो कभी नहीं मिटा पाए। रघुनाथ जी चाहते थे कि किट्टू अपनी स्कूली शिक्षा के बाद इसी शहर में रहकर आगे की पढ़ाई पूरी करे और किट्टू बनारस की इन तंग गलियों को छोड़ दूर अपने सपनों को ऊंची उड़ान देने वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी। वैसे तो रघुनाथ जी की 4 संतानें थीं, 3 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा अविनाश जो किट्टू के पिताजी थे, उसके जन्म के उपरांत ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। तभी से अर्पिता ने ही पूरे घर की बागडोर संभाल रखी थी। मंझला बेटा समर्पण यहीं बनारस के ही दूसरे मोहल्ले में अपने पूरे परिवार के साथ रहता है, लेकिन उसे और उसकी पत्नी को रघुनाथ जी के दुख सुख या जज्बात से कोई वास्ता नहीं। उन्हें तो बस मतलब है बनारस शहर के चौक पर स्थित जर्जर हो रही कोठी और उससे लगी दुकान पुस्तक महल से, जो अब बंद होने के कगार पर है। युवा पीढ़ी को साहित्यिक और धार्मिक ग्रंथों में उतनी रुचि कहां, और पठन पाठन में दिलचस्पी रखने वाले जो थोड़े बहुत पाठक बचे हैं, उनसे तो इतने पैसे भी नहीं मिलते कि रघुनाथ जी के महीने की दवाई ही आ जाए। छोटा बेटा अनुरोध भी नौकरी के चलते अपनी पत्नी के संग कानपुर में रहता है। बीच बीच में बनारस आता रहता है, लेकिन वह भी रघुनाथ जी का हालचाल जानने नहीं, बस यह जताने के लिए कि इस कोठी और दुकान में उसकी भी बराबरी की हिस्सेदारी है और उसका भी हक है। जब भी आता है, अर्पिता के हाथों में कुछ रुपए यह कहते हुए थमा जाता है, भाभी वैसे तो आपको इन रुपयों की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी इस घर के प्रति मेरा भी तो कोई कर्तव्य है। इन पैसों से आप बाबूजी की दवा दारू करा लेना। अर्पिता भी कुछ नहीं कहती, बस हौले से मुस्कुरा देती है। रघुनाथ जी की सबसे छोटी बेटी रंजना लखनऊ से साल में 1 बार ही बनारस आती है। उसे भी अपने पिता से कोई लेना देना नहीं, वह तो बस अपने भाइयों भाभियों से रिश्ता बनाकर रखना चाहती है, ताकि जब भी मकान और दुकान बिके उसे उसका हिस्सा बगैर किसी विवाद के मिल जाए।
हर किसी की बस यही चेष्टा है कि कोठी और दुकान जल्द से जल्द बिके और सभी को अपना अपना हिस्सा मिल जाए। परंतु जब भी बात रखरखाव की आती है, हर कोई अपने हाथ खड़े कर देता है। पुस्तक महल और इस कोठी से रघुनाथ जी को बेहद लगाव है। इनमें उनकी आत्मा बसती है, बचपन और जवानी की यादें जो जुड़ी हुई हैं इन इमारतों से। अर्पिता यह बात बखूबी जानती थी और समझती भी थी, इसलिए वह साफ शब्दों में कह चुकी थी कि बाबूजी की मर्जी के खिलाफ न तो कोठी बिकेगी और न ही दुकान। रघुनाथ जी भी सभी की मंशा से भलीभांति अवगत थे, परंतु उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, बस मौन रहकर सबका आडंबर देखते सुनते रहे। इन्हीं सब बातों को याद करते हुए उन्हें साल भर पहले की एक घटना स्मरण हो आई, जब अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और डॉक्टर द्वारा हार्निया के ऑपरेशन के लिए 30,000 रुपए बताते ही सब अंगले बंगले झांकने लगे। किसी ने भी रघुनाथ जी और अर्पिता का साथ नहीं दिया। बहानों की झड़ी लग गई, सभी ने अपना पल्ला झाड़ लिया था। अनुरोध ने तो अर्पिता से यहां तक कह दिया, भाभी, आप तो अकेले ही इतनी बड़ी कोठी में राज कर रही हैं। आपकी टीचर की नौकरी भी अच्छी चल रही है। अब तो आपने ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया है, और फिर दुकान के रुपए एवं कोठी के हिस्से का किराया भी तो बाबूजी आपको ही देते हैं। तो बाबूजी की देखभाल और उनके ऑपरेशन की जिम्मेदारी आपकी ही बनती है। अर्पिता ने भी किसी से कोई शिकायत नहीं की, बस चुपचाप अपने भविष्य निधि खाते से रुपए निकाले और बाबूजी का ऑपरेशन करा उनकी देखभाल करती रही। अर्पिता रघुनाथ जी का बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखती थी जैसे किट्टू का, और ये दोनों भी वैसे ही लड़ते थे जैसे किसी घर के बच्चे। दोनों को लड़ता देख अर्पिता अक्सर झुंझला जाती और कहती, किसी दिन मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी, घर को अखाड़ा बना रखा है। यह सुनते ही दोनों शांत हो जाते। रघुनाथ जी के अपने बच्चों ने उनका साथ कभी नहीं दिया और अर्पिता सदा साथ निभाती रही। किट्टू अपनी मां को रात दिन काम करता देखती, कभी कभी साथ हो लेती, किंतु अब अर्पिता सदा के लिए उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। इन्हीं सब बातों को याद करते हुए रघुनाथ जी की आंखें भर आईं। आज वे अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। कुछ पल खामोश रहने के पश्चात रघुनाथ जी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, किट्टू, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए तुम्हें कब जाना है, मुझे बता देना। पुस्तक महल बेचकर सारी व्यवस्था हो जाएगी। यह सुनते ही किट्टू रघुनाथ जी के कंधे पर अपना सिर रखकर बोली, नहीं दद्दू, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं चली गई तो आप लड़ेंगे किससे? आपका ध्यान कौन रखेगा? और फिर हमारी बनारस यूनिवर्सिटी कौन सी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कम है? मैं अपनी आगे की पढ़ाई यहाँ अपनी माँ की यादों और अपने दद्दू के पास रहकर करना चाहती हूँ। बस आपको मेरी एक बात माननी होगी। रघुनाथ जी किट्टू के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, कौन सी बात? यही कि आप पुस्तक महल नहीं बेचेंगे, उसे हम दोनों मिलकर चलाएंगे। प्राचीन साहित्य और धार्मिक पुस्तकों के अलावा मनोरंजक पत्र पत्रिकाओं के साथ हम कोर्स की किताबें भी रखना शुरू करेंगे, ताकि हमारे ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी हो और हमारा पुस्तक महल फिर से चल पड़े। रघुनाथ जी मुस्कुराकर किट्टू के गालों को अपनी हथेलियों से थपथपाते हुए बोले, ठीक है भाई, नई पीढ़ी के बदलते स्वरूप के साथ हम भी अपने पुस्तक महल में थोड़ा बदलाव कर लेते हैं। तेरी मम्मी भी यही चाहती थी। रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर किट्टू उनके हाथों को पकड़कर खींचती हुई बोली, अब घर चलिए दद्दू, आपकी दवाओं का वक्त हो गया है। हाँ हाँ चल। रघुनाथ जी किट्टू का हाथ थामे उठ खड़े हुए और दोनों अर्पिता की बातें करते करते घर की ओर बढ़ गए। तो दोस्तों, ये कहानी उन रिश्तों को उजागर करती है जिन्हें हम जीवन भर अपने साथ रखते तो हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। ओके, बाय।